हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और आज हम करेंगे होम साइंस का सेकंड चैप्टर भोजन तथा उसके पोषक तत्व। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी तालिका से। जल्दी से याद कीजिए कि कल आपने सुबह के नाश्ते में क्या खाया था, उसके बाद आपने दोपहर के भोजन में क्या खाया था और उसके बाद आपने कल रात के भोजन में क्या खाया था। इस तालिका को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम हर वक्त एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। तो बच्चों, क्या कारण है, भोजन के क्या कार्य हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और उनका क्या कार्य है, ये सारी चर्चा करेंगे हमारे आज के चैप्टर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भोजन के कार्यों की। भोजन के कार्य सुनकर आपको लग रहा होगा कि भोजन का तो एक ही कार्य है, हमारी भूख को शांत करना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारी भूख को शांत करने के साथ साथ भोजन और भी बहुत सारे कार्य करता है। चलिए देखते हैं भोजन कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहला कार्य है, भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। स्टूडेंट्स, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे घर के बाहर या घर के अंदर, हंसना, खेलना, कूदना, रोना, सोना, हर काम करने के लिए हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो पावर हमें किससे मिलती है? भोजन से, क्योंकि भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमें वो ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि हम अपना कार्य ऊर्जा के साथ कर सकें। भोजन का अगला कार्य है, भोजन से ऊतकों के विकास और उनके निर्माण में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, हमारा शरीर कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं समय समय पर उनका पुनर्निर्माण भी होता है, ये कोशिकाएं मृत भी होती हैं, नई भी बनती हैं। तो इन सब के विकास में, इन सब के पुनर्निर्माण में, ऊतकों की मरम्मत में हमारी जो मदद करता है वो कौन करता है? भोजन करता है। भोजन का अगला कार्य है, भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए बच्चों, क्या होती है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी एक बार हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। रोगाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता। हमारे आसपास बहुत सारे रोगाणु और जीवाणु होते हैं जो हम पर हर वक्त अटैक करते रहते हैं, हमला करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो भोजन है और उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व हैं, वो उनसे लड़ाई करके उनको हमारे शरीर से दूर भगा देते हैं और इसी को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती है, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो उनकी तुलना में कम बीमार पड़ते हैं और बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। चलते हैं अगले कार्य की तरफ। भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम विश्राम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारी मदद करता है हमारा भोजन। कैसे? क्योंकि उस वक्त भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो पेट है उसमें हमारा जो पाचन तंत्र है वो अपना कार्य कर रहा होता है, हमारा जो हृदय है वो अपना कार्य कर रहा होता है, हमारे जो फेफड़े हैं वो श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं। तो हमारे सारे के सारे अंग अपना कार्य कर सकें, सारी क्रियाएं सामान्य रह सकें, इन सब में हमारी सहायता कौन करता है? हम जो भोजन करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्व। चलते हैं भोजन के अगले कार्य की तरफ, जो आप सबको पता है, भोजन हमारी भूख को शांत करता है। जब भी हमें भूख लग रही होती है तो ऐसा तो नहीं है हमने कंकड़ पत्थर कुछ भी खा लिया। हमें हमारी भूख को शांत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। चलते हैं भोजन के अगले कार्य की तरफ, जो कि है सामाजिक समारोह। आप कल्पना करके देखिए, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है या कोई भी फंक्शन है, अगर उसमें भोजन नहीं है तो यानी हम किसी भी सामाजिक समारोह की कल्पना भोजन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने में भी भोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगला कार्य है भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य। बच्चों, ये क्या है? देखिए, होता क्या है, भोजन हमारी भूख को शांत करने के साथ साथ हमारे जो इमोशनल नीड्स है, हमारी जो
भावनात्मक आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करता है। कैसे करता है? एक शिशु जब अपनी माँ की गोद में होता है तो उसकी भूख के शांत होने के साथ साथ जब माँ उसको दूध पिलाती है तो उसे सुरक्षा का भी एहसास होता है कि मैं सुरक्षित हाथों में हूँ। हम कहीं बाहर विदेश चले गए और हमें वहाँ अपने देश का खाना या अपने शहर का खाना, अपने राज्य का खाना नजर आ जाता है तो हम अपनापन महसूस करते हैं। हम बाहर रह रहे हैं तो ना केवल घर के सदस्यों को बल्कि उनके हाथ के बने खाने को भी हम याद करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं। जिस ग्रुप के साथ बैठकर हम भोजन कर रहे होते हैं वो अक्सर हमारे मित्र बन जाते हैं, हमारा वो समूह बन जाता है अलग से। तो ये सारे कार्य कौन करता है? भोजन करता है। तो ये तो हमने बात करी कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भोजन में ऐसे कौन से तत्व हैं जो इतना सारा कार्य एक साथ कर लेते हैं। उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? उन तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। तो जान लेते हैं पोषण क्या है और पोषक तत्व क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या है। देखिए, पोषण को हम उस विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो हमें बताता है कि शरीर में प्रवेश करने और उसके बाद भोजन का क्या होता है। हमने भोजन खाया, भोजन की हमारे शरीर में एंट्री हो गई, अब भोजन का क्या कार्य है, यही विज्ञान क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हमारे शरीर में जाने के बाद उस भोजन का पाचन कैसे होता है और पाचन होने के बाद उसका उपयोग किस तरह से होता है, कैसे एक छोटा सा बच्चा पहले वयस्क बन जाता है और फिर उसके बाद बुजुर्ग बन जाता है, यह सारा विज्ञान क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। देखिए बच्चों, जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें बहुत सारे रासायनिक तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो हम पोषक तत्व की परिभाषा में आसानी से लिख सकते हैं, भोजन में जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं। अब हमें दिखाई तो नहीं देते, हमारे सामने भोजन रखा हुआ है, हम देख तो नहीं सकते। ये देखिए विटामिन ए पड़ा है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट है, ये देखिए प्रोटीन है। तो यानी ये जो घटक हैं ये अदृश्य हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, अभी केवल हम इनके नाम जान लेते हैं। प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। जी हाँ, पानी भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कार के लिए ईंधन। देखिए, कोई भी कार है वो बिना फ्यूल, बिना ईंधन के नहीं चल सकती, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। उसी तरह से बिना कार्बोहाइड्रेट के हमारा ये जो शरीर है वो नहीं चल सकता। आप ये मान सकते हैं हमारे शरीर का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमें जितनी भी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम हर वक्त तरोताजा महसूस करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम जान लेते हैं दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पहला है शर्करा, यानी कि जिसे हम कहते हैं शुगर। शर्करा को साधारण कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, हम जितने भी फल खाते हैं या हम चीनी ले रहे हैं या हम शहद ले रहे हैं, ये किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? शर्करा के। और वहीं हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पे स्टार्च की। तो स्टार्च को हम क्या कहते हैं? जटिल शर्करा। बच्चे, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित करते हैं, और जब हम उस स्टार्च युक्त पौधे को खाते हैं, यानी हम उन उत्पादों का, उन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो उस स्टार्च को तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज में। आसान से शब्दों में हम ये समझ सकते हैं, हमने ऐसा भोजन खाया जिसमें स्टार्च थी, उस स्टार्च को
हमारे पाचन तंत्र में ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हमने बात कर ली स्टार्च की और शर्करा की। अब हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी। हमने यहाँ किलो कैलोरी क्यों लिखा है, क्योंकि ऊर्जा को जब हम नापते हैं तो किलो कैलोरी में नापते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा को किस में नापते हैं, किलो कैलोरी में। और हम अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। और एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लगभग 400 से 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या हैं और उसके स्रोत क्या हैं, यानी किन चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जान लेते हैं इसके कार्य, जो कि हमने अभी अभी बात की। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें भोजन खाने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण मिलती है। हमारे भोजन की मात्रा में वृद्धि करता है और प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों, प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बोलता है कि तुम बाकी के काम कर लो। कोई अंगों की टूट फूट हो गई है, उनकी मरम्मत करनी है, यानी मिस्त्री वाले काम तुम कर लो। तो प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए कौन छोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट। और भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। स्वादिष्ट भोजन सबको चाहिए होता है, बिना स्वाद का भोजन किसी को भी पसंद नहीं आता। अब हम देख लेते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें मिलता किस किस से है। जितने भी तरह के अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जितने भी तरह के अनाज होते हैं इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ आलू, शकरकंदी और अरबी, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। और अगर हम बात करें, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च और शर्करा। तो ये जो उत्पाद है ये किसके स्रोत हैं, स्टार्च के। और अगर हम शर्करा की बात करें तो चीनी, शहद, गुड़, मिठाई, जी हाँ, जितनी भी तरह की आप मिठाइयाँ खाते हैं वो शर्करा के स्रोत हैं। जैम, मुरब्बा, इसलिए कहा जाता है मिठाइयाँ कम खाओ नहीं तो आप मोटे हो जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले पोषक तत्व की, जो कि है प्रोटीन। हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता मांसपेशियों के निर्माण और निष्क्रिय कोशिकाओं और ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में एक मिस्त्री का काम करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। जितनी भी हमारी मांसपेशियां निष्क्रिय हो गई हैं उनके निर्माण की आवश्यकता है। शरीर में ऊतकों की, कोशिकाओं की टूट फूट है, उन सब का पुनर्निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण, ये सारा कार्य कौन करता है, प्रोटीन। जी हाँ, हमारी पेशियां, अंग, यहाँ तक कि हमारा रक्त अधिकतर प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, पेशियां हैं, हमारे जितने भी अंग हैं और हमारे शरीर में जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त यानी कि खून, उसमें भी प्रोटीन होता है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। हमारे आहार में जो प्रोटीन होता है हमें 2 तरह से प्राप्त होता है, पशु से और पौधों से। यानी कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं। तो प्रोटीन जो हमें प्राप्त होता है पौधों से भी प्राप्त होता है और पशुओं से यानी मांस मछली खाने से भी प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के कार्य, यानी क्या क्या कार्य हैं प्रोटीन के। मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर में एक तरह से हम कह दें कि रिपेयरर है, हमारा मिस्त्री है ना। तो नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। पुराने और क्षतिग्रस्त यानी जो टूटे फूटे ऊतक हैं उनके निर्माण में सहायक है। और सबसे बड़ा प्रोटीन का काम क्या है, जब हमें कोई चोट लग गई, हम जख्मी हो गए, तो उन घावों को तेजी से भरने में कौन सहायक होता है,
प्रोटीन सहायक होता है। तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारे घाव, हमारे जख्म जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो हमारी चोट को भी, घावों को भी कौन ठीक करता है? हमारा प्रोटीन। रक्त, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक। अभी मैंने आपको बताया हमारा ब्लड भी किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो हमारे ब्लड के, हार्मोन के, एंजाइम के सबके निर्माण में किसकी भूमिका होती है? प्रोटीन की। और अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हमें प्राप्त किससे होता है। मैंने आपको अभी भी बताया 2 तरीके से प्राप्त होता है, पशुओं से और पौधों से। पशुओं से कैसे प्राप्त होता है? अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो जितने भी तरह के हम मांस, मछली, मुर्गी, अंडे, चिकन, मटन जो भी हम खा रहे हैं उससे, और पशुओं से जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं जैसा कि दूध है, दूध से हमने दही बनाया, पनीर बनाया, तो इन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है कि दूध पियो, दूध पियो, और हम उनकी बात सुनते नहीं हैं। अगर आप सुनते हैं तो आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए बात करते हैं अब हम पौधों की, कि पौधों से हमें प्रोटीन कैसे प्राप्त होता है। जितनी भी तरह की दालें हैं, हमारे रसोई में जितनी भी तरह की दालें हैं उनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। गेहूं, मटर, सोयाबीन और दाने यानी कि हम कह सकते हैं मूंगफली, चने, ये भी जो होते हैं प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4। ऊर्जा को हम किससे नापते हैं? किलो कैलोरी से। तो 1 ग्राम अगर हमने प्रोटीन लिया तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 4 किलो कैलोरी। और हमें प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जितना हमारे शरीर का भार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शरीर का भार 56 किलो है तो आपको कितने प्रोटीन की आवश्यकता होगी? 1 ग्राम भार के साथ हमें 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। तो अगर 56 किलो भार है तो हमें कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी? 56 ग्राम की। तो चलिए जल्दी से बनाइए टेबल कि आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को डेली प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है। क्या आप अधिक मात्रा में प्रोटीन तो नहीं ले रहे हैं, या आवश्यकता से कम तो नहीं ले रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे अगले पोषक तत्व की, जो कि है वसा, जिसे हम कहते हैं फैट्स। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जो वसा है सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तेल, घी और जितनी भी तली हुई चीजें हैं उनमें। अब 1 ग्राम वसा अगर हम लेते हैं तो हमें कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी। इसीलिए कहा जाता है कि जो वसा वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। देखिए केवल 1 ग्राम वसा ले ली और हमें एनर्जी कितनी मिली? 9 किलो कैलोरी, है ना। और पशुओं से प्राप्त होने वाली वसा को पशु वसा कहते हैं, और पौधों से जो प्राप्त हुई वसा उसको हम क्या कहते हैं? पौध वसा। ऐसा ही हमने प्रोटीन के साथ किया था। पशुओं से जो प्राप्त हो रहा है पशु प्रोटीन, पौधों से जो प्राप्त हो रहा है पौध प्रोटीन। अब एक वयस्क को प्रतिदिन केवल और केवल 30 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, और हम तो बहुत सारी वसा ले लेते हैं। 30 ग्राम से यहाँ मेरा आशय है केवल 2 छोटे चम्मच, चाहे वो तेल है चाहे वो घी है, केवल 2 छोटे चम्मच वसा की हमें आवश्यकता होती है। तो अब देखिए आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं वसा के माध्यम से, या कितने चम्मच वसा का सेवन आप कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वसा के कार्य कौन कौन से हैं और हमें किन स्रोतों से वसा की प्राप्ति होती है। वसा का सबसे पहला कार्य है कि वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। वसा का दूसरा कार्य है हमारे शरीर को गर्म रखती है। यही कारण है कि सर्दियों में हम अत्यधिक घी का सेवन करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो गर्म रह सके और हम सर्दी के चपेट में ना आए। वसा का अगला कार्य है, ये वसा में घुलनशील विटामिनों के उपयोग में सहायक होती है। देखिए बच्चों, विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, और दूसरी तरह के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जिनकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के,
तो ये जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, इनके उपयोग में वसा सहायक होती है, क्योंकि ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। और हमारे शरीर के नाजुक अंग जैसे कि हमारा हृदय, लीवर और हमारा शरीर का कंकाल, मांसपेशियां, इन सबको वसा सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए कहा जाता है ना हमें कम मात्रा में सेवन करना है, ना ही अत्यधिक मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि अगर हम वसा का सेवन बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो हमारे हृदय की सुरक्षा कौन करेगा, हमारे लीवर की सुरक्षा कौन करेगा? इन सब की सुरक्षा वसा करती है। और साथ ही साथ हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। इमेजिन करके देखिए, आप पराठा खा रहे हैं और बिना घी का, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं वसा हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होती है। तो किसी भी तरह का तेल है, चाहे वो मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है और मक्खन, घी, इन सब से हमें वसा प्राप्त होती है। आपको बता दूं, जो आप चॉकलेट खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, इन सब में भी वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पोषक तत्व की, जो कि है खनिज। जी हाँ, मिनरल्स। तो खनिज सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होता है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी लिक्विड हैं, जो हमारा ब्लड है लिक्विड होता है, तो उसमें भी खनिज विद्यमान होता है। हमारे जितने भी ऊतक हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनमें भी खनिज विद्यमान होता है। अलग अलग तरह के खनिज तत्व हमारे अलग अलग अंगों के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम और फास्फोरस की, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए। तो हमारे दांत स्वस्थ रखने का काम कौन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस। और हमारी हड्डियों को कौन मजबूत बनाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी से टूट जाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनके भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। एक और खनिज तत्व की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लोहा, यानी कि लौह तत्व। देखिए बच्चों, हमारा जो शरीर है उसमें जो खून बनता है, हमारा जो रक्त होता है, उसमें जो लाल पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो लौह तत्व की होती है। और अगर हमारा Hb कम हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हमें एनीमिया हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। देखिए, ये जो खनिज है ये भी दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म और प्रमुख खनिज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्रो यानी कि प्रमुख खनिज कौन सा है। कैल्शियम और पोटेशियम बहुत बड़ी मात्रा में शरीर में उपस्थित रहते हैं, और हमने बात की थी विशेष रूप से कहाँ? हड्डियों में और दांतों में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो मिनरल, यानी कि प्रमुख खनिज। और लौह तत्व और आयोडीन हमारे शरीर में कम पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म खनिज। देखिए, इनका नाम माइक्रो है, सूक्ष्म है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी कमी चल जाएगी। लौह की कमी से, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ये कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब हम बात कर रहे हैं खनिज के कार्य क्या क्या हैं। हमने बात तो कर ली, शरीर के बहुत सारे अंगों को विकसित करना, हड्डियों को और दांतों को मजबूती प्रदान करना, हमारा जो Hb है जो रक्त में है उसके लिए ज़रूरी है, और हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। जी हाँ, ये खनिजों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारे शरीर में जो पानी का बैलेंस बनाने का काम करता है वो कौन करता है? खनिज। और हमारे मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली को सामान्य रखना। हमारी तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली बिल्कुल सामान्य रह सके, इसका कार्य भी खनिज करता है। और आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना। बच्चों, बात करते हैं ये क्या है आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना। आपने देखा होगा, जब भी हमें चोट लग जाती है तो तुरंत थोड़ी देर बाद उस चोट से खून निकलना बंद हो जाता है, और वहां पे एक डार्क कलर का, गहरे रंग की एक पपड़ी सी बनना शुरू हो जाती है, या हम कहें रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? खनिज करता है। सोचिए, अगर चोट लगने के बाद रक्त का थक्का नहीं बना तो क्या होगा?
हमारे शरीर में जितना भी खून है वो पूरा का पूरा बह जाएगा और खून निकलना बंद नहीं होगा। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है। तो रक्त का थक्का बनाने में खनिज हमारी मदद करते हैं। अब हमें प्राप्त किससे होते हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है, सबसे मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? दूध। देखिए, दूध एक ऐसा स्रोत है जिसमें लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ जाती है। तो हमें दूध से प्राप्त होता है, और जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं खनिज की, तो सबसे पहले कैल्शियम की बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली हड्डियों के विकास में सहायक है, उनको मजबूत बनाता है। दांतों की भी हमने बात कर ली, रक्त के बहाव को रोकने में सहायक होता है। मैंने अभी आपको बताया रक्त का थक्का बनता है, क्लोटिंग जो होती है किससे बनती है? कैल्शियम के कारण। तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कैसे हो जाएगी? चोट लगी, रक्त बहा, थक्का ही नहीं बना। थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा रक्त बह जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। मांसपेशियों की गतिशील बनाए रखने में मदद होता है, और बचपन में इष्टतम विकास के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में यानी कि एक छोटे बच्चे को कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी हड्डियों का विकास हो रहा होता है, उसके नए दांत आ रहे होते हैं, इसलिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ एक जो गर्भवती महिला होती है उसे अपने भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? पहली बात तो उसे अपने लिए कैल्शियम चाहिए होता है, अपने शरीर के निर्माण के लिए, विकास के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, और उसके गर्भ में यानी पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके विकास के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रेग्नेंट लेडी को यानी कि गर्भवती महिला को अतिरिक्त कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। और बच्चों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर की जो कैल्शियम अवशोषण क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों को अपने भोजन में कैल्शियम के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की। पहले भी हमने बात करी, कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? दूध, और दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद होते हैं, फिर चाहे वो पनीर है, दही है, लस्सी है या छाछ। और हमने बात की थी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, जितनी भी हरी सब्जियां हैं कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। इसलिए बार बार आपके परिवार वाले आपको कहते हैं आपको हरी सब्जियां खानी है, दूध पीना है, ताकि आपको भोजन में उचित मात्रा में कैल्शियम मिलता रहे। खनिजों में हम बात कर लेते हैं एक और मुख्य खनिज की, जो कि है लोह, आयरन, जिसे हमने क्या कहा था? मैक्रो या माइक्रो? बिल्कुल सही, इसे हमने कहा था माइक्रो, है ना, यानी कि सूक्ष्म। लेकिन इसके कार्य जान लेते हैं। इसके कार्य सूक्ष्म नहीं है, इसका केवल नाम है, क्योंकि इसकी मात्रा कम चाहिए होती है लेकिन चाहिए जरूर होती है। कैसे? हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन Hb बनता है, इसकी हमने अभी बात की थी, इसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और ये Hb करता क्या है? ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है ना, मुख्य कार्य। अब हम बात कर लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि किशोरावस्था की आयु में शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है? किशोरावस्था यानी लगभग 10-11 से शुरू होकर 19-20 साल तक, जिसे हम कहते हैं टीनेज। याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला, 13, 14, 15, 16, लगभग 10-11 साल से ये शुरू हो जाती है और 19-20 साल तक ये चलती है। तो इस आयु में हमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसी उम्र में सबसे ज़्यादा हम एनीमिया के शिकार होते हैं। एनीमिया क्या होता है? जिसे हम कहते हैं रक्त अल्पता यानी खून की कमी, और विशेष रूप से लड़कियों में यह आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को खून की आवश्यकता होती है।
इसलिए लड़कियों में लौह तत्व की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। अब हम इसके सोर्सेस बात कर लेते हैं। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हमने बात की थी, उनमें कैल्शियम की तो पाया ही जाता है। कैल्शियम के साथ साथ उनमें लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है जब किसी के शरीर में एचपी की, खून की कमी हो जाती है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज जितने भी हैं और फलियां हैं, उनमें पाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो पशुओं के लीवर, कलेजी, गुर्दा, अंडे की जर्दी, इन सब में भी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही आसान सा तत्व है जिससे आप अपने शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं, जो कि गुड़ है, खजूर और अनार है। इससे हम अपने शरीर में एचबी की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी और बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। बच्चों, आपने आंवला देखा होगा, सुना होगा। आंवला जो होता है उसमें लौह तत्व यानी कि आयरन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारे शरीर में ये लोहे की मात्रा में वृद्धि करता है। अब आपको दो ऐसे डिशेस का नाम लिखना है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम बताना है जो कि आंवला से बने हुए हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले खनिज की ओर, जो कि है आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही, आयोडीन का जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आता है? नमक। बिल्कुल, क्यों चाहिए होता है? हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए। यानी हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो बिल्कुल सही ढंग से अपना कार्य कर सके, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर किसी बच्चे को आयोडीन की कमी हो जाती है उसके शरीर में, उसको पूरा आयोडीन नहीं मिलता, तो उसे किसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है? बोनेपन की, जिसे कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्या होता है ये क्रेटिनिज्म? इसमें व्यक्ति का न केवल शारीरिक विकास बल्कि उसका मानसिक विकास होता है, वो भी अत्यंत संकुचित हो जाता है। केवल हाइट कम नहीं होती, उसका मानसिक विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पाता, जो कि एक बहुत मुख्य समस्या है। और क्या क्या कार्य हैं इस आयोडीन के? देखिए बच्चों, हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके सुचारू कार्य प्रणाली के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो यह ग्रंथि सही रूप से अपना कार्य नहीं कर पाती है और हम रोगी हो जाते हैं। अब हमें ये प्राप्त किससे होता है? आयोडीन विशेष रूप से जो समुद्री एरिया है, समुद्री भोजन है, जैसे मछली हो गई या वहाँ के आसपास का जितने भी उस मिट्टी में उगने वाले पौधे हैं, आयोडीन युक्त मिट्टी में जितने भी पौधे उगते हैं वो मुख्य रूप से आयोडीन का सोर्स होते हैं। और आयोडीन युक्त नमक, जो कि आप सब जानते ही हैं। बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। मैंने आपको बताया था विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन की आवश्यकता हमारे आहार में बहुत कम होती है। देखिए बच्चों, बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे आहार में बहुत कम चाहिए होते हैं, लेकिन उनकी आहार में कमी हो जाने पर हम रोगी हो जाते हैं। कम तो चाहिए लेकिन हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए ये अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता, इसलिए हमें भोजन के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है। तो देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील वे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये विटामिन का समूह है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं ए, डी, ई और के की, जो कि वसा में आसानी से घुल जाते हैं। विटामिन ए का कार्य क्या है? बच्चों देखिए, जब भी विटामिन ए की बात आएगी तो आपको अपनी आंखों को याद कर लेना है।
हमारी जो आईसाइट अच्छी है, हमारी दृष्टि अच्छी है, आंखों की रोशनी अच्छी है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? विटामिन ए लेता है। तो विटामिन ए अच्छी दृष्टि के लिए, विशेष रूप से कम प्रकाश में भी हम अच्छे से देख सकें, विटामिन ए के कारण होता है। हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। हमारी स्किन अगर हेल्दी रहती है, वो किसके कारण रहती है? विटामिन ए के कारण। और सबको हेल्दी स्किन चाहिए होती है। और हमारी सामान्य वृद्धि और विकास के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका क्या है? संक्रमण से हमारी रक्षा के लिए, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन ए जिम्मेदार होता है। अब हमें इससे मिलता किस किस से है? सब्जियों से, फलों से, दूध से। देखिए बच्चों, दूध का नाम हर जगह पर आ रहा है। किसी भी हम पोषक तत्व की बात कर रहे हैं तो उसके स्रोत में हम दूध को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगभग सभी तरह के पोषक तत्व दूध में मौजूद होते हैं। पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम होगी? रतौंधी, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात का अंधापन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधेरे में यानी रात को देख नहीं पाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, जिसे हम कहते हैं रतौंधी यानी रात का अंधापन। क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन ए की जब भी बात आएगी आपको अपनी आंखों को याद कर लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। मुख्य रूप से जो विटामिन डी है वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उसमें भी लापरवाही कर लेते हैं। विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। चलिए बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। और ये क्या करता है? जो खनिज है उनके साथ मिलकर कार्य करता है। दांतों और हड्डियों की मजबूती की जब हमने बात की थी तो कौन से खनिज की बात की थी? कैल्शियम की और फास्फोरस की। तो ये इनके साथ मिलकर कार्य करता है। अब ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है जो तेल युक्त मछली होती है। देखिए बच्चों, फिर से दूध आ गया है और दूध से बने हुए उत्पादों में पाया जाता है, मक्खन में और घी में पाया जाता है। देखिए हमारा शरीर जो है वो विटामिन डी का निर्माण करता है। यानी अगर हमारे भोजन में विटामिन डी नहीं भी है तो भी हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। लेकिन कब होता है? जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि धूप में निकलना भी ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं या विटामिन डी की कमी हो जाती है तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें सबसे पहला है रिकेट्स, जो कि बच्चों में हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया नाम का रोग हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिसमें कि हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले विटामिन की, जो कि है विटामिन ई। अब ये विटामिन ई क्या करता है? हमारे शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ऊतक होते हैं, ये उनको नष्ट होने से बचाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और ये पाया किस में जाता है? जितनी भी तरह के साबुत दालें और साबुत अनाज हैं उनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वसा में जितने भी घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ए, डी, ई और एक और विटामिन कौन सा था? विटामिन के। तो विटामिन जो के होता है ये क्या करता है? रक्त की जमाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। मैंने आपको बताया था जो रक्त का थक्का बनता है उसमें हमारी मदद कौन करता है? विटामिन के। और ये किस में पाया जाता है? अगेन हम आ गए हैं हरी पत्तेदार सब्जियों पर। और अगर हमने विटामिन के नहीं लिया है तो क्या हो जाएगा? विटामिनोसिस नामक रोग हो जाएगा। अब तो हमने बात कर ली वसा में घुलनशील विटामिनों की। अब हम बात कर रहे हैं जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है, जिसमें मुख्य रूप से है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन का समूह है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये विटामिन मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रदान करता है। हमें हर कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान चाहिए होती है, चाहे हम सो रहे हैं उस वक्त भी। तो ये कौन देता है हमें?
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और हमारा जो पाचन तंत्र है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों? स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। और इसके मुख्य सोर्सेस कौन कौन से हैं? जितने भी तरह के साबुत दालें हैं, अनाज है, गेहूं है और चावल, ये इसके मुख्य स्रोत होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा अगला जल में घुलनशील विटामिन, जो कि है विटामिन सी। देखिए बच्चों, जब भी विटामिन सी की बात आए तो आपको सारे के सारे खट्टे पदार्थों को याद कर लेना है। जितने भी हमारे भोजन में खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था दूध में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लगभग क्यों? क्योंकि केवल कुछ एक पोषक तत्व हैं जो दूध में नहीं होते हैं, जिनमें की है विटामिन सी। दूध में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में। अब देख लेते हैं विटामिन सी का कार्य क्या है। कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए हमारे शरीर को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जितनी भी सेल्स हैं उनको एक साथ कौन जोड़ने का काम करता है? विटामिन सी करता है। और हमारे दांतों और मसूड़ों को भी मजबूती प्रदान करता है। पाया किस में जाता है? फलों में, विशेष रूप से खट्टे फलों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, आलू में और अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज क्या होता है? हमारे अगले वीडियो में हम उसकी भी बात कर लेंगे। और किस में पाया जाता है? अमरूद में और आंवला में। अब हम बात करते हैं रेशेदार भोजन की, डाइटरी फाइबर की। इसे हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। श्रुति की दादी हमेशा चुस्त रहती है, ऊर्जावान रहती है, अपने सारे कार्य अच्छे से कर लेती है, लेकिन 2-3 दिन से श्रुति की दादी बहुत ज़्यादा बेचैन है। उनका किसी कार्य में मन नहीं लग रहा। उन्होंने याद किया तो उन्हें पता चला कि 2-3 दिन से वो शौच नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को, पानी को, ताजे फलों को सम्मिलित नहीं किया है। यही कारण है कि उनको कब्ज की समस्या हो गई है और वो बेचैन हो गई हैं। तो ये किसका कार्य है? रेशेदार भोजन का। चलिए बात करते हैं, रेशेदार भोजन को हम वृक्षांश भी कहते हैं यानी रफेज भी कहते हैं। और ये जो रेशेदार भोजन है हमें केवल और केवल पादप स्रोतों से ही प्राप्त होता है, पशु स्रोतों से प्राप्त नहीं होता है। रेशों से प्रचुर भोजन कौन कौन सा है? देखिए बच्चों, साबुत गेहूं का आटा और दलिया, यानी कि अगर हमने दलिया लिया है अपने भोजन में तो हमने प्रचुर मात्रा में रेशे को लिया है। तो जितना भी साबुत अनाज होता है, साबुत गेहूं का आटा ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, तो उसमें रेशे की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जितने भी ताजे फल हैं, अमरूद, सेब, अनानास, केला, इनमें रेशे की प्रचुर मात्रा होती है। साबुत दालें जितनी भी है, फिर चाहे लोबिया है, राजमा है, काले चने हैं, इनमें रेशे की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जिससे कि कब्ज की समस्या नहीं होती है। सब्जियां, मटर, फलियां, गाजर, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सब में डाइटरी फाइबर या रफेज या रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, घर पे जो हम आटे का प्रयोग करते हैं, हम क्या करते हैं, उस आटे को अच्छी तरह से छान कर उसके बाद उसकी रोटियां बनाते हैं। ऐसा करने से जो छानने के बाद पदार्थ निकलता है, जिसे हम चोकर या आटे की भूसी कहते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा होता है। उसे तो हम फेंक देते हैं, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें चोकर युक्त आटा खाना है, यानी आटे को छान कर प्रयोग में नहीं लेना है, ताकि हमारे भोजन में रेशे की कमी ना हो। खाद्य पदार्थों को जब परिष्कृत किया जाता है, यानी उनको प्योरीफाई हम जितना ज़्यादा करते हैं, रेशे की मात्रा उतनी ही कम हो जाती है और उसमें विटामिन और खनिज भी नष्ट हो जाते हैं। हमने एक उदाहरण लिया आटे का, एक और उदाहरण हम लेते हैं चावल का। देखिए, जब हम पॉलिश के बिना चावल लेते हैं तो उसमें अत्यधिक रेशा होता है, और हमने चावल को चमका दिया, उसकी पॉलिश कर ली, वो सुंदर दिख रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो उसमें रेशे की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्योरीफाई कर लिया। तो जितना ज़्यादा हम परिष्कृत करते हैं उतना ज़्यादा रेशे की मात्रा कम
हो जाती है। हमारे शरीर में अनेक अनिवार्य कार्य करते हैं रेशे, जैसा कि हमारे मल को स्थूलता और सुगमता उपलब्ध करते हैं। हम आसानी से शौच से निवृत्त हो जाते हैं। हमारे शरीर से आसानी से मल बाहर निकल जाता है। ये कार्य किसका है? रेशे का है। तो श्रुति की दादी के साथ भी यही समस्या हुई थी, इसलिए आपको अपने भोजन में भरपूर मात्रा में रेशे को लेना है। रेशे युक्त भोजन को अधिक चबाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसमें संतुष्टि का स्तर भी अत्यधिक होता है। देखिए, जो रफेज वाला फूड होता है उसको हमें चबा चबा कर खाना पड़ता है, तो क्या होता है, हमें संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन भी अधिक प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अत्यधिक रेशे वाला भोजन लेते हैं तो किन किन समस्याओं से हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो हम कौन सी समस्या से बच सकते हैं? श्रुति की दादी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज से हम बच सकते हैं। एक और समस्या से हम बच सकते हैं जिसे हम बोलते हैं बृहदांत्र, यानी कि बड़ी आंत का कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर। अगर हमारे भोजन में रेशे की अच्छी मात्रा है तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं होता है। और हम डायबिटीज यानी मधुमेह से बच सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट समस्या है जो कि है मोटापा। मोटापे की समस्या का बहुत बड़ा कारण होता है अगर हमारे शरीर में लगातार कॉन्स्टिपेशन है या हमारे भोजन में रेशे की मात्रा कम है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पानी की। देखिए बच्चों, पानी एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं हमारे शरीर के, उनका एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वो क्या होता है? पानी। यानी जितने भी हमारे शारीरिक द्रव्य हैं वो किससे बने होते हैं? पानी से। बहुत इम्पॉर्टेंट घटक होता है। हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं, अगर हम पानी की मात्रा नहीं शामिल करेंगे तो भोजन का पाचन नहीं होगा। भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें कब्ज हो जाएगी, और अगर हमें कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होती है तो वैसे ही शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो हमारे भोजन को पचाने का काम कौन करता है? पानी। इतना ही नहीं, पचने के बाद जो जितने भी पोषक तत्व हैं उनको शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पानी करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य मूत्र के माध्यम से कौन करता है? पानी करता है। तो अगर हमने प्रचुर मात्रा में पानी नहीं पिया तो हमारा शरीर डस्टबिन बन जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें हमारे शरीर को डस्टबिन नहीं बनाना है, पानी को अच्छे से पीना है। ये था हमारा पोषक तत्व, उनके कार्य, उनके स्रोत। अगले वीडियो में बात करेंगे कि इनके अभावों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।